नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, ताकि हम प्रोग्राम को शुरू कर सकें। आज बहुत खुशी है मुझे कि आज मौका दिया गया है मुझे आपके रूबरू होने का, तो बहुत-बहुत शुक्रिया। हम थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे देखने के लिए कि कुछ और दोस्त ताकि हमारा साथ दे सकें। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अ, मौसम के लिहाज से भी, सेहत के लिहाज से भी और आपका दिन बहुत अच्छा शुरू हुआ होगा। नमस्कार मीनू जी। सबसे पहले तो मैं आप ही का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आप सबसे मिलने का। तो आप ज़रा अ, ये बता दें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही? या ठीक से आ रही है या नहीं? तो अ, एक शुक्रिया आपका ये भी कि आपने वक़्त एडजस्ट कर लिया, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी अ अर्ली उठना पड़ता था। मुझे वक़्त से जल्दी उठना पड़ना था। इस वक़्त भी सुबह के हमारे यहाँ साढ़े 6 बजे हैं। तो बहरहाल अ, खिदमत में हाज़िर हूँ मैं। वाह, वाह! दर्द साहब, बहुत शुक्रिया आपका, नमस्ते आपको। बहुत खुशी हो रही है। मनमोहन सिंह, दर्द साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। शायद आज से 35 साल पहले हम एक साथ पढ़ते थे। उम्मीद है कि लखनऊ में सब कुछ ठीक होगा और आपकी फैमिली सब लोग ठीक होंगे। बहुत खुशी हुई और आपका शुक्रिया कि आप मेरा साथ दे रहे हैं। ये दर्द साहब खुद बहुत अच्छे शायर हैं। इनको पढ़ने का मौका मिलता रहता है और ज़िंदगी क्या अजीब है कि घूम-घाम कम कर हम फिर एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं इतने सालों के बाद। बहुत शुक्रिया आपका। तो कुछ मैं अपने बारे में कुछ आपको बता दूँ कि मेरी पैदाइश अ, फ़िरोज़पुर, पंजाब में हुई थी। एक बड़ा ऐतिहासिक शहर है। तो तो वहाँ से थोड़ी-सी दूर हमारा गाँव भी है। मैं किसानों के परिवार से हूँ और उसके बाद हम एक और काफ़ी ऐतिहासिक शहर है। सिख हिस्ट्री में बहुत उसकी अहमियत है, वो मुक्तसर है दक्षिणी पंजाब में। तो वहाँ मेरा बचपन गुज़रा। फिर पढ़ने के लिए मैं पटियाला चला गया, वहाँ से बीकॉम की, फिर नौकरियाँ की। नेस्ले की फैक्ट्री थी हमारे इलाके में, एक शहर है पंजाब में मोगा, वहाँ। और फिर स्टेट बैंक में पटियाला में मैं नौकरी भी करता रहा। फिर उसके बाद मैं 1990 से यहाँ कनाडा में हूँ। कनाडा के बहुत खूबसूरत शहर वैंकूवर में। तो पिछले 30 साल से भी ज़्यादा वक़्त से मैं यहीं वैंकूवर में रहता हूँ। तो शायरी का शौक मुझे बचपन से था, लेकिन मैंने शायरी बहुत लेट शुरू की। मेरी उम्र उस वक़्त तक शायद 33 साल के करीब हो चुकी थी, जब मैंने शायरी शुरू की। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने शुरू की, जैसे कहते हैं कि देर आयत, दुरुस्त आयत। तो जहाँ तक शायरी का ताल्लुक है, तो मैंने अ, ज़्यादातर ग़ज़ल कही है, उर्दू में। नज़्में भी हैं मेरी और उर्दू के साथ-साथ क्योंकि पंजाबी मेरी माँ बोली है, मैंने पंजाबी में नज़्में भी लिखी हैं, ग़ज़लें भी। लेकिन वो किसी और वक़्त, फ़िलहाल मैं जो मेरी उर्दू की ग़ज़लें हैं, मैं वही आपके सामने पेश करूँगा। तो आइए सिलसिला एक शुरू करते हैं। एक ग़ज़ल काफ़ी पुरानी है, तो उसी से आगाज़ के मैं अक्सर सोचता हूँ
सुबह अपने घर से चलते वक्त मैं अक्सर सोचता हूँ, सुबह अपने घर से चलते वक्त ये सड़कें हिचकिचाएंगी नहीं मुझको निगलते वक्त। मैं अक्सर सोचता हूँ, सुबह अपने घर से चलते वक्त ये सड़कें हिचकिचाएंगी नहीं मुझको निगलते वक्त। अगर किंदील रोती है अंधेरे में तो मुमकिन है। किंदील एक तरह की लालटेन होती है। अगर किंदील रोती है अंधेरे में तो मुमकिन है, अकेलेपन से वो डरती हो सारी रात जलते वक्त। कहा सूरज ने तुमको साथ तो ले जा नहीं सकता। कहा सूरज ने तुमको साथ तो ले जा नहीं सकता। मिलूंगा पर तुम्हें साहिल पे मैं कल शाम ढलते वक्त। कहा सूरज ने तुमको साथ तो ले जा नहीं सकता। मिलूंगा पर तुम्हें साहिल पे मैं कल शाम ढलते वक्त। नई आ जाएंगी शायद लकीरें हाथ में ऐसे। नई आ जाएंगी शायद लकीरें हाथ में ऐसे। बहुत खुश फहम होता हूं मैं अपने हाथ मलते वक्त। और ये शेर खास तौर पे कि बगल में गांव है, बस्ती है और स्कूल छोटा सा। बगल में गांव है, बस्ती है और स्कूल छोटा सा, मगर दरिया ने ये सोचा नहीं करवट बदलते वक्त। बगल में गांव है, बस्ती है और स्कूल छोटा सा, मगर दरिया ने ये सोचा नहीं करवट बदलते वक्त। और इसका मकता है कि फिरोज आता नहीं चलना या फिर राहें ही मुश्किल हैं। फिरोज आता नहीं चलना या फिर राहें ही मुश्किल हैं। यही कुछ सोचते रहते हैं हम गिरते संभलते वक्त। यही कुछ सोचते रहते हैं हम गिरते संभलते वक्त। उम्मीद है कि ये गजल आपको पसंद आई होगी। जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग वक्त निकाल कर मेरा साथ दे रहे हैं। कुछ गजलें, कुछ नज़में मैं आपके लिए पेश करूंगा। तकरीबन 40 मिनट का वक्त है हमारे पास, जिसमें अभी आधा घंटा बाकी है। तो मैंने जब लिखना शुरू किया तो मेरी सबसे पहली जो चीज मैंने लिखी थी वो एक नज्म थी, और वो एक गरीब औरत के बारे में थी। मेरी शायरी में औरत का मकाम मैंने हमेशा बुलंद रखने की कोशिश की है। 3 शेर मैं आपको उसी हवाले से सुनाना चाहता हूँ। तो अर्ज किया है कि बर्तन धोती झाड़ू करती मर जाओगी। बर्तन धोती झाड़ू करती मर जाओगी। माँ तुम तो बस पानी भरती मर जाओगी। बर्तन धोती झाड़ू करती मर जाओगी। माँ तुम तो बस पानी भरती मर जाओगी। वो पी पी कर मारे या ना मारे तुमको। वो पी पी कर मारे या ना मारे तुमको, पर तुम उससे डरती डरती मर जाओगी। वो पी पी कर मारे या ना मारे तुमको, पर तुम उससे डरती डरती मर जाओगी। और इस सिलसिले का आखिरी शेर है कि इतना चीखो दिल से दर्द निकल ही जाए। इतना चीखो दिल से दर्द निकल ही जाए, वरना ठंडी आहें भरती मर जाओगी। इतना चीखो दिल से दर्द निकल ही जाए, वरना
ٹھنڈی آہیں بھرتی مر جاؤ گی. تو یہ تھے 3 اشعار. امید ہے آپ کو میرا کلام پسند آ رہا ہوگا. ایک غزل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ ہماری بہنوں کی نظر ہے. ایک تجربے کے طور پہ میں نے غزل کہی تھی. وہ غزل ایک اس میں میں نے عورت کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو یہ تمام دنیا کی تمام خواتین ہی کی نظر ہے، تو امید ہے آپ کو پسند آئے گی. یہ عرض کیے دیتا ہوں میں. شعر ہے کہ دیکھ کر چاروں طرف تنہائی میں، دیکھ کر چاروں طرف تنہائی میں، سوچتی ہوں آج گھر کیوں آئی میں. دیکھ کر چاروں طرف تنہائی میں، سوچتی ہوں آج گھر کیوں آئی میں. تشنگی سے اس قدر گھبرائی میں، تشنگی سے اس قدر گھبرائی میں، پی گئی ایک شخص کی تنہائی میں. تشنگی سے اس قدر گھبرائی میں، پی گئی ایک شخص کی تنہائی میں. ایک پتھر کو میں سمجھی دیوتا، ایک پتھر کو میں سمجھی دیوتا، کھو چکی ہوں عشق میں بینائی میں. بینائی نظر کو کہتے ہیں. ایک پتھر کو میں سمجھی دیوتا، کھو چکی ہوں عشق میں بینائی میں. اور یہ شعر خاص طور پہ کہ جسم سے آگے بھی ہے میرا وجود، جسم سے آگے بھی ہے میرا وجود، آ دکھاؤں روح کی گہرائی میں. جسم سے آگے بھی ہے میرا وجود، آ دکھاؤں روح کی گہرائی میں. اور یہ شعر خاص طور پہ امید ہے یہ شعر آپ تک پہنچے گا کہ حشر ان کا بھی میرے جیسا نہ ہو، حشر ان کا بھی میرے جیسا نہ ہو، خود سبھی گڑیاں جلا کر آئی میں. حشر ان کا بھی میرے جیسا نہ ہو، خود سبھی گڑیاں جلا کر آئی میں. اور اس کا آخری شعر ہے کہ وہ غزل میں روز پڑھتی ہوں فیروز، وہ غزل میں روز پڑھتی ہوں فیروز، جس میں لکھا ہے بہت یاد آئی میں. وہ غزل میں روز پڑھتی ہوں فیروز، جس میں لکھا ہے بہت یاد آئی میں. بہت بہت شکریہ مدھو جی، بہت بہت شکریہ. مجھے اب احساس ہوا کہ وہ آپ کے کامنٹس ادھر اسکرول ہو رہے تھے، میں نے دیکھا نہیں ان کو. تو مدھو جی بہت شکریہ، منموہن بھائی، ڈر صاحب بہت شکریہ آپ کا، مادھوی جی. آپ سب کے کامنٹس میں اب دیکھ رہا ہوں، مجھے احساس نہیں تھا کہ مجھے اسکرول ڈاؤن کرنا پڑے گا، تو وہ خود بخود نہیں ہو رہا تھا. تو مادھوی جی بہت شکریہ. ذرا بھائی آداب، ابھی آپ کا کامنٹس دیکھے آپ کے. مینو جی آپ کا بھی بہت شکریہ، اور شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج مجھے موقع فراہم کیا ہے آپ سب کے روبرو ہونے کا آپ کی ویب سائٹ کے ضرور. پروین بھائی آداب، معافی چاہتا ہوں، میں نے ابھی دیکھا کہ آپ لاگڈ ان ہیں اور آپ کے کامنٹس بھی. تو جتنے بھی دوست میرا ساتھ دے رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. راجوندر جی نمسکار، ست شری اکال آپ کو، آپ میرا ساتھ دے رہی ہیں. تو میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ملہوترا جی آپ کا سمتھا ملہوترا جی ساتھ دے رہی ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. تو میں اب میرا حوصلہ کچھ اور بلند ہوا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنی بہترین غزلیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. شکلا صاحب
बड़ी मोहब्बत आपकी परवीन भाई, और जो भी लोग हमारे साथ दे रहे हैं। तो आइए, मैं जैसे मैंने अर्ज किया कि उर्दू गजलों के साथ साथ मैंने, जरा एक मिनट, गजलों के साथ साथ मैंने नज़्में भी लिखी हैं। जब कोविड शुरू हुआ था तो पंजाब से और बहुत से इलाकों से जो लोग यूपी से काम करने आते हैं, बिहार से काम करने आते हैं, वो बेचारों को पैदल चलकर, क्योंकि बसें तो थी नहीं, उनको बहुत लंबा सफर पैदल तय करना पड़ा। बहुत दुख भरी कहानियां सुनने को मिली। तो मेरे दिल पे बहुत गहरा जख्म लगा जब वो कहानियां सुनी कि लोगों को भूखे प्यासे कितना चलना पड़ा। एक नज्म मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जरा गौर से सुने कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका उन्वान है गर्म जिस्म, यानी हॉट बॉडी। तो ये नज्म पेश खदमत है कि जाने मेरे चारों जानिब भीड़ है क्यों, अंदाजन 10-15 लोग तो होंगे ही, कोई इनमें मेरा रिश्तेदार नहीं, कोई भी पहचान नहीं मेरी इनसे, अनजानी बोली में बातें करते हैं, कोई कहता है यूपी से लगती है, या फिर शायद पटना साइड की है, कोई भी तो बेचारी के साथ नहीं, पता नहीं वो क्या क्या बोले जाते हैं, कहते हैं मेरे पाँव में छाले हैं, अंदाजा है उनको मैं रास्ते में थी, चलते चलते मेरी चप्पल टूट गई, कोई कहता है इसका चेहरा देखो, दो लड़के हैं शायद जो ये कहते हैं, जो भी है देखो एकदम फिट लगती है, बॉडी देखी बॉस, कयामत लगती है, हाँ मैं फिट हूं और जवां हूं, इसीलिए 6 दिन पहले मैंने भूखी प्यासी ने सड़क किनारे मुर्दा बच्चा जन्मा था और अपने हाथों से फिर दफनाया भी, कोई फिट माँ ही तो अपने सीने में दूध नहीं, मुर्दा बच्चे की लाश की बू तपती धूप से बचा बचा कर चलती है, अपना बच्चा दफना कर हफ्ता चलना कोई मामूली बात नहीं होती बाबू। इतने में एक साहब कहने लगते हैं, किसी ने डॉक्टर वॉक्टर को क्या फोन किया, नहीं किया तो करो, वगरना गर्मी से लाशों से अक्सर बू उठने लगती है। तो ये नज्म थी जिसका उन्वान था गर्म जिस्म या हॉट बॉडी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो गजलों की तरफ चलते हैं। एक बिल्कुल ताजा गजल, मनमोहन भाई दर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। परवीन भाई, मधु जी, जर्रा भाई, मीनू जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपको मेरी नज्म पसंद आई। एक गजल पेश किए देता हूं। ये नई गजलों में से है, शायद 2-3 महीने पहले हुई थी। तो अर्ज किया है कि गजलें, नज़्में, डायरी, कागज और किताबें मेरी हैं। गजलें, नज़्में, डायरी, कागज और किताबें मेरी हैं, तेरे गम में फाड़ के फेंकी सारी चीजें मेरी हैं। कल तक तो बस दिल ही एक दूजे के थे, पर कल तक तो बस दिल ही एक दूजे के थे, पर कल शब से मेरी सांसें तेरी हैं और तेरी सांसें मेरी हैं। ये मुसलसल शेर है 2-3 के। मैंने जो जो साफ रखा कमरे में वो सब है उसका।
میں نے جو جو صاف رکھا کمرے میں وہ سب ہے اس کا، گرد جمی ہے جن جن چیزوں پر وہ چیزیں میری ہیں، کمرہ میرا ہے اور اس میں سب تصویریں ہیں تیری، کمرہ میرا ہے اور اس میں سب تصویریں ہیں میری، معاف کیجیے، کمرہ میرا ہے اور اس میں سب تصویریں ہیں تیری، اور تصویروں کے نیچے لکھی سب غزلیں میری ہیں۔ یہ جو روز و شب میں گھورے جاتا ہوں تصویر تیری، یہ جو روز و شب میں گھورے جاتا ہوں تصویر تیری، دیکھے جاؤ پھوٹیں گی ایک روز جو آنکھیں میری ہیں، کوئی نہ سر کو پھوڑ سکے گا اب تیری دیواروں پر، کوئی نہ سر کو پھوڑ سکے گا اب تیری دیواروں پر، میں خون سے ان پر لکھایا یہ دیواریں میری ہیں، بیٹھ گیا جب گلا میرا کل شب تو مجھ کو دھیان آیا، بیٹھ گیا جب گلا میرا کل شب تو مجھ کو دھیان آیا، میرے کانوں میں پڑنے والی سب چیخیں میری ہیں، بیٹھ گیا جب گلا میرا کل شب تو مجھ کو دھیان آیا، میرے کانوں میں پڑنے والی سب چیخیں میری ہیں۔ اور یہ شعر، دو شعر خاص طور پہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، اس میں لفظ آتا ہے منکر، منکر ہوتا ہے جو بھگوان کو نہ مانے یا گاڈ کی ایگزسٹنس سے انکار رکھے، تو عرض کیا ہے کہ میں منکر ہوں پھر بھی عیسیٰ اور کلیسا ہے میرے، میں منکر ہوں پھر بھی عیسیٰ اور کلیسا ہے میرے، مندر مسجد میرے پوجا اور نمازیں میری ہیں۔ اور ایک اور دردناک شعر ہے کہ آدھی دفنانی ہے آدھی چتا پہ رکھ کر آنی ہے، آدھی دفنانی ہے آدھی چتا پہ رکھ کر آنی ہے، کوچا وہ بازار میں بکھری ساری لاشیں میری ہیں، آدھی دفنانی ہے آدھی چتا پہ رکھ کر آنی ہے، کوچا وہ بازار میں بکھری ساری لاشیں میری ہیں۔ تو یہ غزل امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، میرے بہت سے دوست میرا ساتھ دے رہے ہیں، مدھو جی بہت شکریہ آپ کا، ذرا بھائی، پروین بھائی بہت بہت شکریہ، اور میں شکریہ ادا کرتا چلوں مینو جی کا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور موقع دیا آپ سب سے روبرو ہونے کا، بہت شکریہ۔ ایک غزل جو اس کے چند اشعار میں آپ کے لیے پیش کیے دیتا ہوں، یہ تھوڑے سے مختلف رنگ کی ہے، عرض کیا ہے کہ اگر برا نہ لگے تم سے ایک سوال ہے بس، اگر برا نہ لگے تم سے ایک سوال ہے بس، تمہارے پاس کیا یہ حسن اور جمال ہے بس، اگر برا نہ لگے تم سے ایک سوال ہے بس، تمہارے پاس کیا یہ حسن اور جمال ہے بس، اور اس کا یہ شعر خاص طور پہ کہ لبوں کے پھول کیا چھونے سے ٹوٹ سکتے ہیں، لبوں کے پھول کیا چھونے سے ٹوٹ سکتے ہیں، نہیں چھوؤں گا نہیں صرف ایک خیال ہے بس، لبوں کے پھول کیا چھونے سے ٹوٹ سکتے ہیں، نہیں چھوؤں گا نہیں صرف ایک خیال ہے بس، گھڑی کی سوئیاں ایک دوسرے سے کہتی ہیں، گھڑی کی سوئیاں ایک دوسرے سے کہتی ہیں،
حیات گردش ہفتاؤ ماہو سال ہے بس، گھڑی کی سوئیاں ایک دوسرے سے کہتی ہیں، حیات گردش ہفتاؤ ماہو سال ہے بس۔ اور یہ آخری شعر کہ میری طرح بھی کوئی کہے لگائے گا، میری طرح بھی کوئی کہے لگائے گا، اگر پتا چلے مرنے میں 1 سال ہے بس۔ میری طرح بھی کوئی کہے لگائے گا، اگر پتا چلے مرنے میں 1 سال ہے بس۔ بہت بہت شکریہ، آپ میرا کلام پسند کر رہے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہو کر کے۔ آپ سے بہت پرانی دوستی بھی ہے، اس لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کون سی غزل آپ کے لیے پیش کی جائے۔ ایک شعر، ایک غزل مجھے بہت محبت ملی تھی اس غزل سے، وہ بھی آپ کے لیے میں پیش کیے دیتا ہوں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو عرض کیا ہے کہ رکھ حسین آنکھوں میں یار ڈر اداسی کا، رکھ حسین آنکھوں میں یار ڈر اداسی کا، بد نظر سے بچ ان میں رنگ بھر اداسی کا۔ اور اس میں مطلع ثانی ہے کہ ایک مقام آیا جب مختصر اداسی کا، ایک مقام آیا جب مختصر اداسی کا، خود کو میں بنا بیٹھا ہم سفر اداسی کا۔ کم اداس دکھنا بھی غم ہی کی علامت ہے۔ شکریہ ذرا بھائی، پروین بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کم اداس دکھنا بھی غم ہی کی علامت ہے، ہر ہنسی میں پنہا ہے کچھ اثر اداسی کا۔ کل عجب خیال آیا باڑھ آئے خوشیوں کی، کل عجب خیال آیا باڑھ آئے خوشیوں کی، اور بہا کے لے جائے کاش گھر اداسی کا۔ کل عجب خیال آیا باڑھ آئے خوشیوں کی، اور بہا کے لے جائے کاش گھر اداسی کا۔ آج شام ہی سے چل ہم اداس ہو بیٹھے، آج شام ہی سے چل ہم اداس ہو بیٹھے، کون راستہ دیکھے رات بھر اداسی کا۔ آج شام ہی سے چل ہم اداس ہو بیٹھے، کون راستہ دیکھے رات بھر اداسی کا۔ اور یہ شعر خاص طور پر کہ اس کے شہر جانے میں اور لوٹ آنے میں، اس کے شہر جانے میں اور لوٹ آنے میں ایک سفر خوشی کا ہے، ایک سفر اداسی کا۔ اس کے شہر جانے میں اور لوٹ آنے میں ایک سفر خوشی کا ہے، ایک سفر اداسی کا۔ اور آخری شعر ہے کہ اشک بار ہیں آنکھیں میں کشی کو رہنے دے، اشک بار ہیں آنکھیں میں کشی کو رہنے دے، آج میرے دامن سے جام بھر اداسی کا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ غزل پسند کر رہے ہیں۔ اشک بار ہیں آنکھیں میں کشی کو رہنے دے، آج میرے دامن سے جام بھر اداسی کا۔ تو امید ہے یہ غزل آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، میں نے غزلیں بھی لکھی ہیں اور کہیں ہیں بلکہ، اور ساتھ میں نظمیں بھی۔ ایک نظم بہت مختصر، کل ملا کر 6 مصرے ہی ہیں، اس کے آپ کے لیے پیش کیے دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے اپنی شاعری میں عورت کا مقام بہت بلند رکھا ہے،
एक 6 मिसरे हैं इसमें, ज़रा देखिएगा। इसका उन्वान है हुस्न, यानी सुंदरता। मिट्टी के तेल से जलीं ये औरतें सभी, मिट्टी के तेल से जलीं ये औरतें सभी, तेजाब से ये सारी लड़कियां जली हुईं, खुश शक्ल आईनों में लगें या नहीं लगें, तस्वीर में हसीन दिखें या नहीं दिखें। फिर से अर्ज करता हूं कि मिट्टी के तेल से जलीं ये औरतें सभी, तेजाब से ये सारी लड़कियां जली हुईं, खुश शक्ल आईनों में लगें या नहीं लगें, तस्वीर में हसीन दिखें या नहीं दिखें, नज़्मों में मेरी देखिए सारी ज़हीन हैं, गज़लों में मेरी देखिए सारी हसीन हैं। नज़्मों में मेरी देखिए सारी ज़हीन हैं, गज़लों में मेरी देखिए सारी हसीन हैं। तो ये एक नज़्म थी आपके लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तकरीबन शायद 9 मिनट के करीब वक़्त हमारे पास अभी है, तो चंद गज़लें और मैं आपके लिए पेश किए देता हूँ। ये भी एक ताज़ा गज़ल है आपके लिए। ये मैंने पोस्ट भी की थी फेसबुक पर, फिर से आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। तो शुक्रिया, आप लोग गज़लें पसंद कर रहे हैं। शुक्रिया माधवी जी, बहुत शुक्रिया। ज़र्रा भाई, बड़ी मोहब्बत आपकी कि आपने वक़्त निकाला। आप भी मेरी तरह बाहर रहते हैं, तो शायद आपके सुबह के 8-9 बजे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। एक ताज़ा गज़ल आपके लिए अर्ज़ किया है कि एक दूजे की बुराई चल रही है, एक दूजे की बुराई चल रही है, रूह और तन में लड़ाई चल रही है, एक दूजे की बुराई चल रही है, रूह और तन में लड़ाई चल रही है, आ गई है रास तन्हाई हमें तो, आ गई है रास तन्हाई हमें तो, तुम कहो कैसे जुदाई चल रही है, आ गई है रास तन्हाई हमें तो, तुम कहो कैसे जुदाई चल रही है। डॉक्टर दिनेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। आ गई है रास तन्हाई हमें तो, तुम कहो कैसे जुदाई चल रही है। और शायरों के लिए खास ये शेर के एक सस्ती सी गजल तख्लीक की थी, तख्लीक की यानी रची थी, एक सस्ती सी गजल तख्लीक की थी, बस उसी से ही कमाई चल रही है। जिस्म को जान छोड़ देना चाहती है, जिस्म को जान छोड़ देना चाहती है, आजकल उनमें लड़ाई चल रही है। और जो लोग छतों पर सोए हुए हैं कभी अपने बचपन में या अभी, उनके लिए खास तौर पे शेर कि चल रहे हैं आसमां पर, चल रहे हैं आसमां पर चांद तारे, चल रहे हैं आसमां पर चांद तारे, या हमारी चारपाई चल रही है। चल रहे हैं आसमां पर चांद तारे, या हमारी चारपाई चल रही है। और एक शेर पे और आपके लिए इसमें लफ्ज आता है तदफीन, यानी दफन किया हुआ। क्या कोई तदफीन है सड़कों के नीचे, क्या कोई तदफीन है सड़कों के नीचे, रोज जो इनकी खुदाई चल रही है। क्या कोई तदफीन है सड़कों के नीचे, रोज जो इनकी खुदाई चल रही है। और आखिरी शेर, ये एक सिस्टम पर तंज है जो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, कि क्या बताएं हम अभी है कौन कातिल, क्या बताएं हम अभी है कौन कातिल, कह दिया ना कार्रवाई चल रही है।
क्या बताएं हम अभी है कौन कातिल, कह दिया ना कार्रवाई चल रही है। बहुत शुक्रिया आप सबका, बड़ी मोहब्बत आप सबकी, बहुत शुक्रिया आप सबने, आप साथ दे रहे हैं। तो अभी शायद एक आध गजल का वक्त और होगा, तो वो मैं जल्दी से आपको सुना दूं। एक गजल के चंद अशआर, एक दो शेर मैं आपके सामने खास तौर पे पेश करना चाहता हूँ। तो मैं अपना तारुफ अक्सर अपने मजहब के लिहाज से नहीं करवाता, लेकिन मैं बता दूं कि मैं, लेकिन इस गजल के लिए जरूरी है कि मैं एक सिख फैमिली में पैदा हुआ। तो सिख जिसे सरदार कह के भी बुलाया जाता है, तो ये आगे चलकर उसका जिक्र आएगा एक शेर में। तो दो तीन शेर मैं उसके पेश करना चाहता हूँ आपके लिए कि दौलत गम पर भी अशार सुनाने हैं मुझे, दौलत गम पर भी अशार सुनाने हैं मुझे, लोग इसके भी तो हकदार बनाने हैं मुझे। जो लोग गजल की बारीकी से वाकिफ हैं उनके लिए मैं अर्ज कर दूं कि दो काफिये हैं इस गजल में। दौलत गम पर भी अशार सुनाने हैं मुझे, लोग इसके भी तो हकदार बनाने हैं मुझे। हाय सूखा वो पड़ा है कि चमन की खातिर, हाय सूखा वो पड़ा है कि चमन की खातिर, अश्क आंखों से कई बार बहाने हैं मुझे। तुझसे दो गाम चला हूं मैं हमेशा आगे, तुझसे दो गाम चला हूं मैं हमेशा आगे, तेरी राहों से खसो खार हटाने हैं मुझे। घास फूस को कहते हैं कि तुझसे दो गाम चला हूं मैं हमेशा आगे, तेरी राहों से खसो खार हटाने हैं मुझे। और जो शेर मैं आपको सुनाना चाहता था वो यूं है कि शेखो पंडित को भी शोलों से बचा लाया हूं, शेखो पंडित को भी शोलों से बचा लाया हूं, मैं गया यूं था कि सरदार बचाने हैं मुझे। शेखो पंडित को भी शोलों से बचा लाया हूं, मैं गया यूं था कि सरदार बचाने हैं मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ दे रहे हैं। वक्त होने को है, मेरा ख्याल में मुझे खत्म करना चाहिए, या एक जल्दी से आखिरी गजल आपके लिए मैं पेश कर दूं। चलिए, ये गजल मैंने कभी पोस्ट नहीं की, ये शायद 10 दिन पुरानी है, तो वो मैं आपके लिए शुक्रिया के तौर पर आप सबके लिए पेश किया देता हूँ। जरा भाई, परवीन भाई, माधवी जी और मीनू जी, आप साथ दे रही हैं मेरा। तो आखिरी शेर आपके लिए, और फिर इजाजत आपसे कि मौत जैसे आ खड़ी हो आदमी के सामने, मौत जैसे आ खड़ी हो आदमी के सामने, एक समंदर आ गया यकदम नदी के सामने। मौत जैसे आ खड़ी हो आदमी के सामने, एक समंदर आ गया यकदम नदी के सामने, इह्तिजाजन चीखते हैं लफ्ज मेरे जहन में, इह्तिजाजन चीखते हैं लफ्ज मेरे जहन में, सर पटकते हैं वो मेरी खामोशी के सामने। और लफ्ज आता है दोष, दोष कहते हैं कंधे को, कि जो हवा के दोष पर उड़ने चले थे बर्ग वो, जो हवा के दोष पर उड़ने चले थे बर्ग वो, ढेर की सूरत पड़े हैं पेड़ ही के सामने। जो हवा के दोष पर उड़ने चले थे बर्ग, बर्ग यानी पत्ते, जो हवा के दोष पर उड़ने चले थे बर्ग वो, ढेर की सूरत पड़े हैं पेड़ ही के सामने। और ये शेर कि लकड़ियां जलती हुई चूल्हों से भी लानी पड़ी, लकड़ियां जलती हुई चूल्हों से भी लानी पड़ी, एक दिया काफी न था तीरा शबी के सामने। तीरा शबी यानी रात का अंधेरा। लकड़ियां जलती हुई चूल्हों से भी लानी पड़ी, एक दिया काफी न था तीरा शबी के सामने। और इसका आखिरी शेर, और फिर आपसे इजाजत, कि वसल का एक पल है क्या मेरी हवस के रूबरू,
وصل کا ایک پل ہے کیا میری ہوس کے روبرو، قطرائے شبنم ہے کیا تشنا لبی کے سامنے. وصل کا ایک پل ہے کیا میری ہوس کے روبرو، قطرائے شبنم ہے کیا تشنا لبی کے سامنے. اور اس کے ساتھ غزل بھی ختم ہوئی اور مقرر وقت بھی ختم ہوا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مینو جی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا. اور جن دوستوں نے میرا ساتھ دیا، حوصلہ افزائی کی، محبت، ان کو بہت بہت شکریہ. ساتھ دیتے رہیے گا. نمسکار.